नमस्कार दोस्तों, आज हम एक नया वीडियो के साथ बात करेंगे। पिछले वीडियो में हम नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 के बारे में बात किए थे, जिसमें हम इंट्रोडक्शन, बेसिक इंफॉर्मेशन को जानने के लिए कोशिश किए थे। आज हम इस वीडियो में ये जानने के लिए कोशिश करेंगे कि इम्पोर्टेंट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस ऑन नेशनल पॉलिसी एजुकेशन 2020 में क्या हो सकता है। इंपोर्टेंट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस जो वेरियस कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में काम आएगा, जैसे कि यूजीसी नेट का एग्जाम हो गया, जैसे कि सीटीईटी का एग्जाम हो गया, सिविल सर्विसेज का एग्जाम हो गया, किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए ये क्वेश्चंस आपको हेल्प कर सकते हैं। तो आज हम शुरुआत करते हैं कुछ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस ऑन नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020। तो फर्स्ट क्वेश्चन ये है, आप स्क्रीन में देख सकते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट रिगार्डिंग नेशनल पॉलिसी एजुकेशन 2020। चार ऑप्शन है। पहला ऑप्शन है ये है कि इट इज फर्स्ट एजुकेशन पॉलिसी ऑफ इंडिया इन 21st सेंचुरी। सेकेंड ऑप्शन ये है, इट इज अलाइन्ड विथ सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स 2030। थर्ड ऑप्शन ये है, इट इज इंस्पायर्ड बाय आईवी लीग यूनिवर्सिटी। ये आईवी लीग यूनिवर्सिटीज क्या है, इसको भी हमको जानना पड़ेगा। फोर्थ, इट इज कंप्लीटली सेंट्रलाइज्ड पॉलिसी। तो दोस्तों, इस क्वेश्चन में चार ऑप्शन दिया गया है और चार ऑप्शन में से कौन सा करेक्ट है उसको चूज करना पड़ेगा। नीचे आंसर है ABCD, आप चूज करो। हो सकता है आपने आंसर पा गए होंगे। क्या आंसर पा गए? तो अगर आप सही हो तो हम आगे देखते हैं कि इसका आंसर क्या होगा विद एक्सप्लेनेशन। ये क्यों करेक्ट है, ये क्यों करेक्ट नहीं है, वो एक्सप्लेनेशन के साथ पढ़ेंगे। ये क्वेश्चन सॉल्व करने में आपका तो क्वेश्चन आंसर प्रैक्टिस हो ही जाएगा, उसके साथ साथ कॉन्सेप्ट क्लैरिटी भी हो जाएगी। जो नेशनल पॉलिसी एजुकेशन में जो भी नया कॉन्सेप्ट लेके आए हैं उसको भी हम क्लैरिफाई कर लेंगे। तो देखते हैं इसका आंसर में क्या है। नेक्स्ट है इसका आंसर, देखिए देख लीजिए, इसका आंसर है डी। आंसर डी मतलब 1, 2 एंड 3। 1, 2 एंड 3। 1, 2, 3 में क्या है, इट इज फर्स्ट एजुकेशन पॉलिसी ऑफ इंडिया इन 21st सेंचुरी। ऑफ कोर्स इट इज करेक्ट, क्योंकि अभी तक 21st सेंचुरी को 20 साल हो गया है और 20 साल के अंदर कोई भी नेशनल पॉलिसी नहीं आया है। और जो लास्ट एजुकेशन पॉलिसी था वो 1986 1992 था, जो 20th सेंचुरी की था। तो फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है, ये 21st सेंचुरी का फर्स्ट एजुकेशन पॉलिसी है। सेकेंड ऑप्शन क्या है? सेकेंड ऑप्शन में ये लिखा है कि इट इज अलाइन्ड विद सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स 2030। राइट, ये भी करेक्ट है, क्योंकि ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल नंबर 4 के साथ अलाइन्ड है और अदर गोल्स के साथ भी अलाइन्ड है। तो ये भी करेक्ट है। मेरे पिछले वीडियोस में इसके बारे में मैं बताया था भी। ओके, तो ये तीसरा ऑप्शन भी सही है, इट इज इंस्पायर्ड बाय आईवी लीग यूनिवर्सिटीज। ये आईवी लीग यूनिवर्सिटीज क्या है यार, ये ऑप्शन करेक्ट कैसा है? नेशनल पॉलिसी ऑफ एजुकेशन जो फाइनल ड्राफ्ट जो है, फाइनल जो डॉक्यूमेंट है, उसमें कहीं आईवी लीग नहीं मेंशन किया गया है, लेकिन उसका पिछले डॉक्यूमेंट्स में मैं पढ़ा हूं, मैं देखा हूं और आईवी लीग के बारे में मेंशन किया गया है। तो ये आईवी लीग क्या है जी? द आईवी लीग इज एन अमेरिकन कॉलेजिएट कंप्राइजिंग 8 प्राइवेट यूनिवर्सिटीज इन नॉर्थ ईस्टर्न यूनाइटेड स्टेट्स। एक लीग है जिसमें 8 प्राइवेट यूनिवर्सिटीज का ग्रुपिंग है और उसका मेंबर्स रेपुटेड यूनिवर्सिटीज हैं, रेपुटेड कॉलेजेस हैं जो अमेरिका का है, और वो वर्ल्ड का टॉप रैंकिंग यूनिवर्सिटीज में आते हैं, टॉप रैंकिंग कॉलेजेस में आते हैं, जैसे कि ब्राउन यूनिवर्सिटी, कोलंबिया यूनिवर्सिटी, कर्नेल यूनिवर्सिटी, डार्टमाउथ कॉलेज, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी ऑफ पेंसिल्वेनिया, प्रिंसटन यूनिवर्सिटी और येल यूनिवर्सिटी। ये सब आईवी लीग का मेंबर्स हैं और इसी आईवी लीग का जो ग्रुपिंग है, इसी से भी अपना नेशनल एजुकेशन पॉलिसी इंस्पायर हुआ है। चौथा ऑप्शन रॉन्ग है, इट इज कंप्लीटली सेंट्रलाइज्ड पॉलिसी। दिस इज कंप्लीटली रॉन्ग ऑप्शन, क्योंकि इस पॉलिसी, नो डाउट बहुत सारे क्रिटिसिज्म आ रहा है, बहुत सारे लोग यही कह रहे हैं कि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी सेंट्रलाइज्ड है, सेंट्रल गवर्नमेंट किसी स्टेट गवर्नमेंट के साथ कंसल्ट नहीं किया और डेवलप कर दिया, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है।
अगर नेशनल पॉलिसी को ठीक से अगर पढ़ेंगे तो हमको देखने को मिलता है कि देयर आर लार्ज नंबर ऑफ रोल्स ऑफ स्टेट गवर्नमेंट को भी बहुत सारा रोल दिया गया है। तो दोस्तों यहाँ से आपको पता चल गया कि इसका सही आंसर क्या है, 1, 2 एंड 3। इट इज फर्स्ट एजुकेशन पॉलिसी ऑफ 21st सेंचुरी, इट इज अलाइन्ड विद सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, इट इज इंस्पायर्ड बाय आईवी लीग। लेकिन चौथा ऑप्शन इट इज कंप्लीटली सेंट्रलाइज्ड पॉलिसी नहीं है, तो इसीलिए आंसर होगा 1, 2 एंड 3 ओनली। तो नेक्स्ट हम मूव करते हैं दूसरे क्वेश्चन में। तो क्वेश्चन आपको स्क्रीन में दिख रहा है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट रिगार्डिंग स्कूल एजुकेशन ऑफ नेशनल पॉलिसी एजुकेशन 2020। स्कूल एजुकेशन के बारे में कौन सा 3 ऑप्शंस में से सही है, उसको हमको चूज करना है। अब पढ़ लिए होंगे, देखो कौन सा ऑप्शन राइट लग रहा है। पहला ऑप्शन है द अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन विल कम अंडर फॉर्मल एजुकेशन इन न्यू पेडागोजिकल एंड करिकुलर स्ट्रक्चर्स। सेकेंड ऑप्शन है नेशनल करिकुलर एंड पेडागोजिकल फ्रेमवर्क फॉर अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन दैट इज NCPFECCE would be supreme authority for planning and management of ECCE। ये पढ़ने के बाद ही पता चलेगा। नेक्स्ट है continuous professional development of the teachers would be assessed mandatorily। ये तीनों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही है, आप आंसर जान लिए होंगे। अगर नहीं जाने भी तो हम जान लेंगे विद एक्सप्लेनेशन। तो बोलिए कौन सा आंसर होगा। तो देखते हैं इसका आंसर विद एक्सप्लेनेशन। आंसर है ए मतलब 1 and 3 ओनली, मतलब ऑप्शन 1 एंड ऑप्शन 3 आर करेक्ट, ऑप्शन 2 इज रॉन्ग। कैसे हम देखने के लिए कोशिश करते हैं। तो ऑप्शन 1 करेक्ट इसीलिए है कि ECCE अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन जो 3 to 6 इयर्स को गवर्न करता था वो मर्ज हो जाएगा क्लास 1 एंड क्लास 2 के साथ और एक नया स्टेज फॉर्म करेगा जिसको बोलते हैं फाउंडेशन स्टेज। इट मींस ECCE प्लस क्लास 1 एंड क्लास 2 विल कॉन्स्टिट्यूट फाउंडेशन स्टेज। जो पहले एजुकेशन सिस्टम में, जो अभी का प्रेजेंट एजुकेशन सिस्टम में जो 10+2 था वो प्री प्राइमरी एजुकेशन को फॉर्मलाइज नहीं किया था, लेकिन ये नया एजुकेशन पॉलिसी फाउंडेशन स्टेज लाके फॉर्मलाइज कर देगा, मतलब फॉर्मल एजुकेशन में आ जाएगा। पहले एजुकेशन सिस्टम 10+2 होता था, मतलब 12 साल का होता था, अभी +3 हो जाएगा, दैट इज 15 साल के लिए एजुकेशन होगा, दैट इज स्कूल एजुकेशन विल बी फॉर 15 इयर्स। तो ऑप्शन 1 करेक्ट है। सेकंड ऑप्शन रॉन्ग है। हमको ये पता चल रहा है कि नेशनल करिकुलर एंड पेडागोजिकल फ्रेमवर्क फॉर अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन का मेंशन किया गया है। ये एक फ्रेमवर्क नेशनल काउंसिल फॉर NCERT इसको गठन करेगा। NCERT गठन करेगा, लेकिन ये फाइनल अथॉरिटी नहीं है। ये फाइनल अथॉरिटी नहीं है प्लानिंग एंड मैनेजमेंट ऑफ ECCE के लिए। प्लानिंग और मैनेजमेंट का फाइनल अथॉरिटी कौन है? 3 मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट एंड हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर एंड ट्रैवल। 4 मिनिस्ट्री का जो अलाइंड है, 4 मिनिस्ट्री का जो कैन से कॉम्बिनेशन है, वो 4 मिनिस्ट्री मिलके इसका प्लानिंग एंड मैनेजमेंट करेंगे। तो NCPFECCE is the not final authority to take planning and management decision. 4 ministries combinedly take final decision. तो ये ऑप्शन करेक्ट है, सॉरी रॉन्ग है। लास्ट है आपका कंटिन्यूअस प्रोफेशनल डेवलपमेंट ऑफ ऑल टीचर्स विल बी असेस्ड मैंडेटरी। जितने भी टीचर्स हैं, अभी क्या होता है लगभग सब टीचर्स अपना क्लासरूम के अलावा और बाकी काम में इन्वॉल्व नहीं रहते हैं, उनका प्रोफेशनल डेवलपमेंट नहीं करवाते हैं। वो लोग नेशनल सेमिनार्स वर्कशॉप वो सब अटेंड नहीं करते हैं, जिनमें उनको अपडेट नॉलेज नहीं मिल पाता है। उस अपडेट नॉलेज मिलने के लिए, पाने के लिए उनका कंटिन्यूअस प्रोफेशनल डेवलपमेंट होना चाहिए। इसीलिए इस पॉलिसी में कंटिन्यूअस प्रोफेशनल डेवलपमेंट का बात भी कहा गया है। तो आपको पता चल गया ऑप्शन 1 एंड 3 आर करेक्ट, 2 इज रॉन्ग। तो ये आपका दूसरा क्वेश्चन था। चलते हैं नेक्स्ट। इस क्वेश्चन में आपको हायर एजुकेशन के बारे में जानने को मिलेगा। Which of the following is correct regarding higher education of NP 2020? हायर एजुकेशन के बारे में क्वेश्चन है।
पहला ऑप्शन है इट एम टू इंक्रीज ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो इन हायर एजुकेशन टू 50% बाय 2035। सर ये 3000 हो गया है, दैट इज 2035। सेकंड, all PhD scholars irrespective of discipline required to take teaching, education, pedagogy, writing courses during their work। मतलब जितने भी PhD स्कॉलर्स हैं, चाहे वो किसी भी डिपार्टमेंट का हो, किसी भी डिसिप्लिन का हो, उनको टीचिंग, एजुकेशन, पेडागोजी के बारे में एक कोर्स करना पड़ेगा। ये नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में कहा गया है। राइट है या गलत है, हम देखेंगे। तीसरा ऑप्शन ये है इट इज प्रोपोज्ड टू एस्टैब्लिश ए नेशनल रिसर्च फाउंडेशन NRF फॉर क्वालिटी रिसर्च। तो देखो इन तीनों में से कौन सा राइट है, कौन सा रॉन्ग है, हम एक्सप्लेनेशन के साथ जान लेंगे क्या राइट है क्या रॉन्ग है। तो देखते हैं इसका आंसर। नेक्स्ट है इसका आंसर। इसका आंसर में ये है कि C विल बी द राइट आंसर। 1, 2 एंड 3 मतलब ऑल आर राइट, ऑल आर राइट। कैसे ऑल आर राइट, हायर एजुकेशन के बारे में हम जानने के लिए भी पा जाएंगे। फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट बिकॉज इट एम will be to increase the gross enrollment ratio in higher education including vocational education from 26.3% in 2018 to 50% by 2035। अभी जो 2018 में जो ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो है हायर एजुकेशन में वो कितना है 26.3% है, और उसको इंक्रीज करके 50% करने के लिए कोशिश कर रहे हैं 2035 तक। तो ये ऑप्शन राइट है। सेकेंड ऑप्शन क्या है, ऑल फ्रेश PhD एंट्रेंस irrespective of discipline will be required to take credit based course or credit based courses in teaching, education, pedagogy and writing related to their chosen PhD subject during their doctoral training period। उनका जो PhD का वर्क है वो लोग भी टीचिंग के बारे में, एजुकेशन के बारे में, पेडागोजी के बारे में, राइटिंग्स के बारे में, लेकिन उनके सब्जेक्ट में, उनके स्पेशलाइज सब्जेक्ट में वो लोग करेंगे। जैसे कि कोई फिजिक्स का स्टूडेंट है, कोई फिजिक्स का PhD स्कॉलर है, तो वो फिजिक्स का टीचिंग कैसा होगा, फिजिक्स का पेडागोजी कैसा होगा, फिजिक्स को कैसे मतलब पढ़ा जा सकता है, उसमें कैसे करिकुलम डेवलपमेंट किया जा सकता है, उसमें कैसे राइटिंग किया जा सकता है, उसके बारे में एक कोर्स लेना पड़ेगा। दैट इज पार्ट ऑफ BEd। BEd में हम लोग टीचिंग, पेडागोजी ये सब पढ़ते हैं। तो ऑल PhD स्कॉलर्स आर रिक्वायर्ड टू कंप्लीट वन कोर्स। तो ये ऑप्शन भी राइट है। थर्ड ऑप्शन भी राइट है बिकॉज नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में यही कहा गया है कि नेशनल रिसर्च फाउंडेशन विल बी एस्टैब्लिश। ये सही बात है। टू बिल्ड ऑन दिस वेरियस एलिमेंट्स इन सिनर्जिक मैनर। बहुत सारे अभी रिसर्च फंडिंग एजेंसीज हैं, जैसे हो गया UGC है, हो गया AICTE है, डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी है। इंडिया में बहुत सारे ऐसे बॉडीज हैं जो मतलब रिसर्च के लिए फंडिंग करते हैं, रिसर्च के लिए फंडिंग करते हैं, और उनके बीच सिनर्जी नहीं है, उनके बीच मतलब कोऑपरेशन एंड कोऑर्डिनेशन नहीं है, जिसके लिए इस पॉलिसी में कहा जाता है कि एक सेंट्रलाइज्ड पॉलिसी बनाएंगे जिसका नाम रहेगा नेशनल रिसर्च फाउंडेशन, और वो सब बॉडीज जितने भी फंडिंग एजेंसीज है सबको मर्ज करके रिसर्च फाउंडेशंस को आगे बढ़ाएगा। तो नेशनल रिसर्च फाउंडेशंस का भी बात कहा गया है इस पॉलिसी में। तो ये ऑप्शन भी सही है। तो ऑल ऑप्शंस आर करेक्ट फ्रॉम हायर एजुकेशन। नेक्स्ट चलते हैं दूसरा। नेक्स्ट क्वेश्चन है which of the following is correct in the context of adult education and lifelong learning of NPE 2020। एडल्ट एजुकेशन के बारे में बात कहा गया है, उसमें क्या क्या चीजें हैं इस क्वेश्चन में हम जान लेंगे। कि फर्स्ट ऑप्शन में यही है देयर एग्जिस्ट हाई कोरिलेशन बिटवीन एडल्ट एजुकेशन एंड पर कैपिटा GDP। देखते हैं ये ऑप्शन राइट है या नहीं। दूसरा ऑप्शन ये है कि टू अटेन फंडामेंटल लिटरेसी, obtain an education and pursue a livelihood are basic rights of every citizen। कहा जा रहा है कि फंडामेंटल लिटरेसी ऑब्टेन करना, एजुकेशन ऑब्टेन करना, लाइवलीहुड के लिए अपना काम करना, ये सब फंडामेंटल और बेसिक राइट्स है प्रत्येक सिटीजन का, ये कहा गया है। देखते हैं ये कहा है कि नहीं, ये राइट है कि नहीं। फंडामेंटल राइट्स बोला है। नेक्स्ट बोला है नेशनल लिटरेसी मिशन जो 1988 में लॉन्च हुआ था, वो 100% लिटरेसी को अचीव किया था इंडिया में। ये ऑप्शन सही है या गलत है, इसको भी हम देखने के लिए कोशिश करेंगे। मुझे लगता है आप लोग आंसर पा गए होंगे, अगर नहीं पाए होंगे तो कोई बात नहीं, एक्सप्लेनेशन के साथ हम आंसर जान लेंगे। इसका आंसर को हम चलते हैं। इसका आंसर है B 1 and 2 ओनली।
1 and 2 only, मतलब ऑप्शन 1 एंड ऑप्शन 2 आर करेक्ट, 3 इज नॉट करेक्ट। इसका मतलब यह है कि देयर एग्जिस्ट हाई कोरिलेशन बिटवीन एडल्ट एजुकेशन एंड पर कैपिटा जीडीपी। जितना एडल्ट एजुकेशन बढ़ेगा उतना पर कैपिटा जीडीपी बढ़ेगा, मतलब हायर एजुकेशन हायर इनकम, हायर जीडीपी ग्रोथ। ये कहा गया है अपना पॉलिसी में। जितना वर्ल्ड वाइड डाटा, मतलब पृथ्वी का सब डाटा यही कहता है, इंडिकेट्स एक्सट्रीमली हाई कोरिलेशन बिटवीन लिटरेसी रेट एंड पर कैपिटा जीडीपी। लिटरेसी रेट बढ़ेगा मतलब एडल्ट एजुकेशन बढ़ेगा तो उसका पर कैपिटा इनकम भी बढ़ेगा और लास्ट में पर कैपिटा जीडीपी भी बढ़ेगा। ये ऑप्शन राइट है। सेकेंड ऑप्शन राइट है, हो गया। सेकेंड ऑप्शन क्या था? टू अटेन फंडामेंटल लिटरेसी, obtain an education and pursue a livelihood are basic rights of every citizen। प्रत्येक सिटीजन का बेसिक राइट्स है कि वो लोग फंडामेंटल लिटरेसी को ऑब्टेन करें, वो लोग बेसिक एजुकेशन ऑब्टेन करें और वो लोग एक लाइवलीहुड चलाने के लिए एक एक्टिविटी भी कर पाएंगे। ये ऑप्शन भी राइट है। थर्ड ऑप्शन क्या है? नेशनल लिटरेसी मिशन 100% लिटरेसी को अचीव नहीं किया है। नो डाउट नेशनल लिटरेसी मिशन जो 1988 में लॉन्च हुआ था, अच्छा परफॉर्म किया था। उसमें वॉलंटरी इन्वॉल्वमेंट ऑफ पीपल होता था जो सिग्निफिकेंटली नेशनल लिटरेसी को इंक्रीज किया था ड्यूरिंग द टाइम पीरियड ऑफ 1991 टू 2011, परंतु 100% लिटरेसी को अचीव नहीं किया था। तो दोस्तों इस क्वेश्चन में यही है। नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यही है कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट रिलेटिंग टू इंप्लीमेंटेशन मेंशन इन नेशनल पॉलिसी एजुकेशन 2020। इस क्वेश्चन में यही कहा गया है कि इंप्लीमेंटेशन में कौन कौन सा ऑप्शन राइट है। फॉर द फर्स्ट टाइम दिस पॉलिसी हैज अप्रूव और प्रपोज टू इन्वेस्ट 6% ऑफ जीडीपी इन एजुकेशन इन इंडिया। ये ऑप्शन आप लोग को पता चल रहा होगा, मुझे तो पता चल ही रहा है कि राइट है या गलत है। सेकेंड ऑप्शन है हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ इंडिया वुड बी एस्टैब्लिश टू रेगुलेट हायर एजुकेशन सिस्टम ऑफ इंडिया। ये ऑप्शन भी सही है या गलत है हमको पता चल ही जाएगा। नेक्स्ट ऑप्शन है एमएचआरडी विल बी रिप्लेस्ड बाय मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। तो देखते हैं इन तीनों में से कौन सा सही है और कौन आंसर है। तो आंसर है 2 and 3, मतलब इसका डी आंसर है 2 and 3 ओनली। तो क्या कहता है जी 2 and 3? देखते हैं एक्सपेंशन के साथ। फर्स्ट ऑप्शन रॉन्ग है क्योंकि ये पॉलिसी पहला नहीं है जो 6% जीडीपी एजुकेशन में इन्वेस्ट होगा बोल के कहा है। इससे पहले भी नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन 1968 ने पहली बार कह चुका था कि 6% ऑफ जीडीपी विल बी इन्वेस्टेड इन एजुकेशन। तो फर्स्ट ऑप्शन रॉन्ग हो जाती है। सेकंड ऑप्शन क्या है? ये राइट है बिकॉज वन अम्ब्रेला इंस्टीट्यूशन, उसका नाम क्या होगा? हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ इंडिया, HECI विल बी एस्टैब्लिश्ड टू रेगुलेट हायर एजुकेशन। और इसके अंदर में फिर 4 वर्टिकल्स होंगे, वो हम नेक्स्ट वीडियोस में देख लेंगे कि हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ इंडिया कैसा होगा, कैसा काम करेगा। तो ये ऑप्शन सही है। और लास्ट में क्या है? करेक्ट। ये ऑप्शन भी करेक्ट है। हो गया। तो एमएचआरडी को रिप्लेस करके मतलब रीडिजाइन करके एक नया मिनिस्ट्री बनाएंगे जिसका नाम है मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। तो ये था हमारा क्वेश्चन एंड आंसर। इस क्वेश्चन आंसर में आपको क्वेश्चन के साथ साथ कंसेप्ट क्लैरिटी भी मिल जाएगा। तो ये है हमारा 5वां क्वेश्चन। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट और कुछ नहीं है। तो आज हम 5 क्वेश्चन जाने, उसका एक्सप्लेनेशन जाने और हम उसका कंसेप्ट क्लैरिटी भी जाने। तो थैंक यू।